हेलो क्लास 11 कैसे हो आप सभी। तो आज हम आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि फॉर एनी टू सेट्स प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए। देखो बच्चा, अगर मैं इसका एलएचएस पार्ट देखूं तो हमारे पास है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को देखूं तो यहाँ पे बीच में यूनियन है, तो इसके अंदर देखो इंटरसेक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो। अब जिसको नहीं पता उसकी बात अलग है, उनको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर हम इसको लिखने का तहजा समझते हैं कि लिखते कैसे हैं सर, है ना। जो आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कैसे। देखो बच्चा, जब भी आपके पास इंटरसेक्शन की बात करता है तो एक चीज थोड़ी सी दिमाग में रखना कि जिन दो सेट के बीच में आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन रखो। तो मान लो मैं ए सेट रखता हूं आपके लिए 1 2 3 और बी सेट में रखता हूं 3 4 5। मैंने एक एलिमेंट कॉमन रख लिया इन दोनों में, नहीं रखूंगा फिर ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। कैसे देखना अभी थोड़ी देर बाद में। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट है वो आएगा। फिर इस ए इंटरसेक्शन बी का इस ए के साथ यूनियन कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा, देख लो भाई। 1 2 3 का यूनियन 3 के साथ, तो ऑब्वियसली 1 2 3 आने वाला है। इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी। तो इसका मतलब इस 1 2 3 को मैं ए भी लिख सकता हूँ। आंसर लिख सकते हो। अगर मैं ए को ले लेता बच्चा 1 2 3 और बी को ले लेता 4 5 6, तो क्या ये पॉसिबल नहीं था? मैंने कहा पॉसिबल तो था बच्चा। देख, ए इंटरसेक्शन बी करता तो 5 आता, खाली एम्प्टी सेट आता ना। और अगर आप ए का यूनियन करते ए इंटरसेक्शन बी के साथ, मतलब 5 के साथ, खाली सेट के साथ, ए का, ए को मतलब मैं एलिमेंट लिख देता हूं आपके पास क्या है 1 2 3, और उसका यूनियन खाली सेट एम्प्टी सेट के साथ करते तो आंसर क्या आता? 1 2 3 आता। ये सुन, हाँ सर 1 2 3 आता। अब ये जो 1 2 3 है ये क्या ए सेट में है? हाँ सर ए सेट में, तो इसको हम किसके इक्वल लिख देते? ए सेट के इक्वल लिख देते। तो सिमिलरली अगर यही प्रोसेस हम यहाँ पे देखें तो जरूरी नहीं है कि ए और बी के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट होना ही चाहिए, नहीं है तब भी काम चल सकता है। तो वही बात हम यहाँ पे करते हैं कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं तुम्हें एक आर डी शर्मा का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। वैसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बस माइंड में क्लियरिटी डाली है तुम्हारे कि ऐसे भी कर सकते हैं। लिखना चाहो इसको लिख लेना एग्जाम्पल्स को, और एग्जाम्पल्स में मैंने तुम्हें दोनों केस बताए हैं। अगर ए और बी सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हो और 5 आ जाए, मतलब ये हो जाए कि उस सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो दोनों में, तब भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने कहा देखो, अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता तो ए यूनियन बी हो जाता, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाता। तो ये जो यूनियन का साइन है दोनों के पास चला जाता, बीच में इंटरसेक्शन रह जाता। ओके सर, बात तो समझ में आ रही है। तो मैंने कहा वैसा यहां कर दो, ए यूनियन ए कर दो, फिर उनका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ कर दो। भाई ए का यूनियन ए क्या होगा? ए ही होगा, उसका इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी के साथ। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। और एक सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन करने पे क्या आएगा? ए ही तो आएगा सर। ये बात इतनी सी छोटी थी। मैंने कहा हाँ। अब अगर इसको दूसरे तरीके से तुम सोचो, मेरे तरीके से, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। देखो मैं दूसरे तरीके से भी तुम्हें समझा रहा हूं, माइंड में क्लियरिटी रखो। हर चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम ढूंढ सकते हैं कि एक्स अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो 4 ए इंटरसेक्शन बी हम लिख सकते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब होता है ए एक्स ए से बिलोंग करेगा एंड एक्स किस से बिलोंग करेगा? बी से। दोनों से जरूरी नहीं है करेगा ही करेगा, बट ए से और बी से दोनों से करना ही चाहिए, तभी वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। तो एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या फिर एक्स बी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि सर एक्स है वो ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स किस से बिलोंग कर रहा है? बी से बिलोंग कर रहा है। सीधी सी बात समझ में आ रही है कि एक्स किस से बिलोंग कर रहा है? ए से करेगा तभी ऐसा होगा। हाँ सर ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से। अरे ये बात तो समझ में आ रही है कि सर अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो तो इसका मतलब होता है कि एक्स वो ए से बिलोंग करेगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और हमें यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में तो है, तभी ये पॉसिबल है। ओके नाउ अब यहां पे देखो कि एक्स है वो ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, और अगर मैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करता हूं तो ए में एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो ये क्या होता है, कोई सेट वाई निकल के आया। मान लो एक बार
लेट कर लिया हमने कि लेट ये सेट क्या निकल के आया, वाई सेट निकल के आया, इसका जो रिजल्ट आ रहा है तो एक्स ए में भी है और एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, वाई में भी एक्स आएगा कि नहीं आएगा। मान लो एक्स ना इसमें नहीं है तुम्हारे, एक बार अज्यूम करता हूँ कि एक्स इसमें नहीं है, तो अगर यूनियन कर रहे हो तो वाई में एक्स तो आएगा ही आएगा, आया ना। हाँ सर, और अगर इसमें एक्स नहीं है तो ये पूरा एलिमेंट इसमें आ जाएगा। हाँ सर, ये भी समझ में आ रहा है कि या तो दोनों क्या होंगे, फाइव सेट भी हो सकता है ना, ए इंटरसेक्शन भी फाइव हो सकता है, तब भी ए के एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू वाई करेगा। हाँ सर, एक्स बिलोंग्स टू वाई करेगा, तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू वाई भी कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए भी कर रहा है, तो ए और वाई क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए, देयरफॉर लास्ट में हम लिख देंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं तो क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए का इंटरसेक्शन कर रहे हैं ए यूनियन बी के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब अगर तुम इसमें भी लो लगाओ तो क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग सकता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में लगाते तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो वही अगर लो लगा दो तो इसका जो एलएचएस पार्ट है उसमें क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, पहली बात, अरे ध्यान से देखो, ध्यान से, सॉरी मैंने पूरा लिख दिया ना इसको, ए यूनियन बी को इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा। हाँ सर, और उसका यूनियन किसके साथ करना है, ए यूनियन बी के साथ। अब ए और ए यूनियन बी, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखना था ना, गलती से लिख दिया मैंने, ओके यहाँ पे भी लिखना है इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। देखो ए इंटरसेक्शन में तो ए आएगा, जरूरी है क्या, नहीं कंपलसरी नहीं है, बट ए में तो ए का यूनियन इसके साथ करोगे तो ए आएगा ही आएगा सर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का डायरेक्ट रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग भी तुम इसको लिख सकते हो, और अगर तुम इससे नहीं लिखना चाहते तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले लेट कर लो कि x बिलोंग्स टू ए, फॉर ए यूनियन बी हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, x ए और बी दोनों में हो जाएगा। भाई ए यूनियन बी की हम जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। हाँ सर, ओके, इसका मतलब है कि x ए में है और x किस में, बी में है, तो x किस में आ गया, x ए यूनियन बी में भी आ गया, ऑब्वियसली होगा, चाहे बी में हो या नहीं हो, बट ए में है तो ए यूनियन बी में तो पक्का मिलेगा x हमें। इसका मतलब है सर x ए यूनियन बी में है और x ए में भी है, तो अगर a का इंटरसेक्शन करोगे किसके साथ, a यूनियन b के साथ, तो ये अगर सेट y आता है तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू y, और तुम देखो x y से बिलोंग कर रहा है, x a से बिलोंग कर रहा है, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू y, देयरफॉर लास्ट में हम लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b किसके इक्वल होगा, a के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि y के इक्वल था तो वहां पे हम y की जगह a लिख सकते हैं इस इक्वेशन में। क्लियर है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या कह रहा है कि ईच सेट ऑफ x कंटेन 5 एलिमेंट, कि x के जितने भी सेट हैं सब में 5 एलिमेंट है, और ईच सेट ऑफ y कंटेन 2 एलिमेंट्स। तो अगर आपके पास x कोई सेट है, मान लो x r है, इसने गिवन किया है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। एंड y, तो y r अगर मैं यहाँ पे सेट लूँ उसमें कितने एलिमेंट है, 2, 1 और 1 2 एलिमेंट्स। एंड यूनियन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to 20 xr, इस बात का मतलब क्या है कि अगर आप यूनियन करते हैं r इक्वल्स टू 1 से लेकर 20 तक xr का, इस लाइन का मतलब बचा कि x1 का यूनियन r की जगह 1 रखोगे, उसका यूनियन अगर आप x2 से करते हैं, उसका यूनियन x3 से करते हैं, मतलब r की वैल्यू 3 रख लोगे, ऐसे यूनियन करते जाओ अप टू यूनियन ऑफ x20, ठीक है। इस सबको एक सेट में रिप्रेजेंट किया है एस सेट। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे x1 और x2 और x3 ये जो सेट्स है इनमें जरूरी नहीं है कि सब में डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब अगर x1 आपके पास है उसमें 1 2 3 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि x2 के अंदर 1 हो बाकी अलग एलिमेंट हो, होने को तो ये भी हो सकता है, इसमें 3 भी हो सकता है, बट सारे एलिमेंट नहीं हो सकते, इक्वल सेट तो नहीं है कम से कम, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। क्यों रखनी है, कैसे पता चला, बताता हूँ। सिमिलरली यूनियन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, n का मतलब है हमें पता ही नहीं है n कितना है, y r इक्वल्स टू y1 यूनियन y2 यूनियन y3 अप टू
यूनियन ऑफ वाई एन, इसको इसके एलिमेंट भी किस में गए, एस में गए, मतलब एस एक बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट बन गया इन दोनों के लिए, ठीक है ना। एस एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स, एस एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स के जितने भी सेट हैं सबका यूनियन किया गया है, और एस एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वाई के जितने भी सेट्स हैं, मतलब वाई आर, वाई के जितने भी सेट हैं सबका यूनियन करके एलिमेंट डाले गए हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इस लाइन को थोड़ा समझना बच्चा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एस, अब भाई एस के अंदर दो तरीके के एलिमेंट है, एक्स के भी है और वाई के भी है, तो ऐसा एक सेट बन गया आपके पास, एस में एलिमेंट्स है पता नहीं कितने हैं, पहली बात तो ये नहीं पता तुम्हें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ईच एलिमेंट, तो एक एलिमेंट पकड़ा तुमने, बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ एक्स आर्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट जैसे x1 x2 x3 है, इस तरीके के 10 सेट के अंदर ये एलिमेंट है, बात समझ आ रही है। मतलब x1 में मैंने तुम्हें कहा ना 1 है, x2 में भी क्या है 1 है, x3 में भी क्या है 1 है, मैं आधी बातें लिख रहा हूँ पूरा सेट नहीं लिख रहा। तो ये जो मान लेते हैं इसके अंदर एक एलिमेंट 1 था, तो 1 है ना x के 10 सेट्स में है, तो इसका मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, s के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट कहाँ हैं, एक उसमें से एक एलिमेंट 10 सेट में है। तो अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 भी कितने से एलिमेंट्स सेट्स में है, 10 सेट के अंदर है, x के कितने सेट्स में है, 10 सेट में है। अगर इसका एक एलिमेंट 3 होता, s का 3 भी है, तो ये 3 कितने सेट्स में है, x के 10 सेट में है, वो 10 कौन से भी सेट हो सकते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है बच्चा यहाँ पे, ठीक है सर, मैंने कहा ओके। नाउ इनको भी हटा देता हूँ, मैं समझाने के लिए बनाई थी। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एंड टू एग्जैक्टली 4 ऑफ वाई आर्स, कि एस के जितने भी एलिमेंट है वो वाई के सेट्स में भी हैं, बट 4 सेट्स में ही है। कितने हैं, एग्जैक्टली 4, मतलब अगर 1 को पकड़ोगे तो ये जो 1 है ये एक्स वाई के 4 सेट में, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब सबसे बड़ी बात आती है कि एन की वैल्यू पता कैसे करेंगे। तो आपने एक चीज नोटिस की क्या, कि सर एक्स के सेट्स का अगर आपने यूनियन किया तो एस में गए, वाई के सेट्स का अगर आपने यूनियन किया तो एस में गए, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक बच्चा बोलेगा सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं किसके, तो समेशन करेंगे। समेशन क्यों कर रहे हो सर, मैंने कहा देख, नंबर ऑफ एलिमेंट x1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट x2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट x3 अप टू नंबर ऑफ एलिमेंट x20, इन सबको मैं समेशन से रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, समेशन r से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, r 1 से लेकर 20 तक है, जिसमें x r है, ठीक है ना, और कार्डिनल नंबर है तो मैं ब्रैकेट में nr कर देता हूँ। तो n ऑफ xr कि r की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट नंबर वाले सेट में, सेकंड नंबर वाले में, थर्ड वाले में। सिमिलरली मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ये बात समझनी है, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स इसमें होंगे वो सारे के सारे s में होंगे और तो बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो आप बोलोगे नहीं सर, मैंने कहा क्यों नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे बच्चा बोला देखो सर x1 है उसमें 1 2 3 है, मान लेता हूँ 5 एलिमेंट है 4 और 5, तो x2 अगर एक कोई सेट होगा उसमें 1 तो हो सकता है, इसमें से कोई एक एलिमेंट हो सकता है, फिर मान लो दूसरे 8 7 6 9 हो गए, तो 1 दोनों में है। हाँ अगर एक x3 हुआ जिसमें मान लो 2 8 12 15 17 हुए, तो अगर मैं इन तीनों का यूनियन करता हूँ, x1 यूनियन x2 यूनियन x3 करता हूँ, तो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 7 8 9 12 15 और 17 आया। क्या बात क्लियर हो रही है बच्चा, हाँ सर हो रही है। तो नंबर ऑफ x1 प्लस नंबर ऑफ x2 प्लस नंबर ऑफ x3 क्या इस सेट में मिलेंगे, इसमें अगर s मान लेता हूं तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ s, ऐसे मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s। देख लो इसमें कितने 5 है, 5 प्लस 5 प्लस 5, क्या इसमें 15 है क्या, 1 2 3 4 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही है इसमें। तो क्या ये इक्वल आए हैं, नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि सर रिपीटेशन हुआ है उस सेट को, उस एलिमेंट को तो हम एक बार ही लिखते हैं ना। ओ हो ये बात तो भूल ही गए। तो कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है सर, 1 2 बार हो रहा है, तो इसमें जो आएंगे इसमें 2 का प्लस और कोई रिपीट हो रहा है सर, 8 भी 2 बार हो रहा है 4। इस टाइप से हमें इनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, बेसिकली किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का। पर ये सब में रिपीट होने चाहिए थे ना, जैसे 1 भी हो रहा है 2 भी हो रहा है
और ये सब हो रहे हैं ना, 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, देखो यहाँ पे 8 भी हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि रिपीटेशन होता है तो उस टाइप से हम नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे यूनिवर्सल सेट में। तो उसके लिए हमें उसने हिंट दी थी कि ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू 10 सेट्स, है ना, बोला है ना उसने x के लिए, और y के लिए क्या बोला है 4। तो इसके लिए ये बहुत ही थोड़ा सा इजी हो गया तुम्हारे लिए। अब इसको तुम अगर वैसे पकड़ के चलोगे तब तो बहुत मुश्किल लगेगा तुम्हारे को, बट अब मैं सारे एलिमेंट तो नहीं लिख सकता कि अज्यूम करके इतने बड़े सेट को तो नहीं बना सकता मैं, बट तुम्हें समझा देता हूँ कि जब भी आपको ऐसे निकालना हो तो इसके अंदर किसका डिवाइड कर दो, जितने एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, 10 एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं सर। और ऐसा अगर आप निकालो तो समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक n ऑफ वाई आर, इसमें किसका डिवाइड कर दो 4 का। क्यों किया सर 4 का, क्योंकि इसके 4 एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे, s के 4 एलिमेंट्स सारे सेट्स में घूम रहे थे। ठीक है बच्चा, क्या ये बात यहाँ तक समझ में आई? अब ये दोनों s इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो सर आपने कहा कि एक सेट में 5 एलिमेंट है, तो इतने ऐसे कितने सेट है, 20 सेट है, तो 20 इंटू 5 हुआ, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। ऐसे इधर कितने सेट हैं, n सेट हैं, और एक सेट में 2 एलिमेंट हैं, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर लो, तो ये तो आ गया 10 और ये आ गया n/2। तो n/2 किसके इक्वल आ गया बच्चा 10 के। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 20 आएगी। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कि x1 सेट में 5 एलिमेंट है, तो ऐसे x2 में भी 5 एलिमेंट है, x3 में भी 5 एलिमेंट है, तो टोटल 20 सेट है, तो कितने हो गए 20 इंटू 5 हो गए। y1 सेट में 2 एलिमेंट है, y2 में भी 2 है, y3 में भी 2 है, तो n सेट है तो n इंटू 2 हो गए। तो इस पूरी की वैल्यू कितनी हो गई n इंटू 2, नीचे 4 था तो कैंसिल कर लिया, इधर 20 इंटू 5 डिवाइड बाई 10। अब ये डिवाइड में 10 क्यों आया, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि सर 10 एलिमेंट बिलोंग कर रहे थे। तो कोई चीज 10 बार लिखी जा रही है तो उसको 10 में डिवाइड कर दो, सारे एलिमेंट 10-10 बार लिखे जा रहे हैं तो 10 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। एक एलिमेंट 4 टाइम रिपीट हो रहा है और उसको हम एक बार कंसीडर कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।